हेलो बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे सर्किट का काउंट किया जाता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बिटवीन द टू पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उम्मीद आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 3 और ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक कंडक्टर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होना शुरू होता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो कंडक्टर और होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से अपोज करते हैं। तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैम। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था कि एक वैलेंस सेल होती है, उस वैलेंस सेल को में हम लोग द टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस सेल को छोड़ के कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और कंडक्शन बैंड में आने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो कराने में हमारी हेल्प करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग रैंडमली एट रूम टेम्परेचर। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि हम लोगों को उनको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास में एक एनर्जी बैंड डायग्राम था जिसमें यहाँ पे जो वैलेंस बैंड था और यहाँ पे जो हमारे पास में कंडक्शन बैंड था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वैलेंस बैंड के अंदर रहते हैं और इन दोनों के बीच में जो रहता है ये एनर्जी गैप रहता है। मतलब कि यदि हम लोग ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो ये मूव होके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और ये बन जाते हैं हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू फ्लो द करंट इन ए कंडक्टर। लेकिन उससे पहले होता क्या है, तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव नहीं करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव यदि करें तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये रूम टेम्परेचर पे इधर उधर मूव करते हैं, मतलब दे आर मूविंग विद ए रैंडमली। तो हमने सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चौथा इधर जा रहा है, पांचवा इधर जा रहा है, छठा इधर जा रहा है, सातवां इधर, आठवां इधर, नौवां इधर। मतलब कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी एक डायरेक्शंस में मूव करके ना करके रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। तो यदि हम कहें कि ये रैंडमली मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास में कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से मूव करते हैं। तो आंसर है यस, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से रैंडमली मूव करते रहते हैं। यदि हम इनकी स्पीड ऑफ की बात करें, मतलब कि इनकी जो स्पीड है मूव करने की वो कितनी है, तो हम लोग ये पाते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब विच इज सो हाई। तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यदि ये कहें कि यदि ये मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स के पास में चार्ज होता है, तो चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फ्लो ऑफ द चार्ज मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बन पाता है, तो देखिए बच्चों कुछ ऐसा समझिए कि मान लीजिए हम लोग इस दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए, मान लीजिए हम लोग इस दरवाजे के ऊपर खड़े हो गए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है मूव करके और हम उसी टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर चला जाता है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाता है और अगले ही टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाता है। मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कहाँ आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि इन सब इलेक्ट्रॉन्स की यदि मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूँ, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो होती है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि ये हमारे पास में इधर गया तो इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करके चलता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर जाता है जिसको मैं नेगेटिव कंसीडर कर लूँगा।
एक इलेक्ट्रॉन यदि मेरे पास इधर जाता है जिसको पॉजिटिव काउंट करूँगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो जिसको मैं नेगेटिव काउंट करता हूँ। ठीक है, तो उन सब के सब इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 0 0। ठीक है, तो ये जो 0 वेलोसिटी बनी है, इस वेलोसिटी को हम लोग एक नाम देंगे, क्योंकि ये जो 0 वेलोसिटी है ये हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये किसी भी पीस ऑफ मेटल के अंदर ऑटोमेटिकली मूव होती रहती है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में एक एनर्जी रहती है जिसकी वजह से वो मूव करता है। उस एनर्जी को हम लोगों ने बोला है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और उस थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी बनी है, इसलिए वेलोसिटी का जब हम लोगों ने सम किया तो ये 0 आ गया, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज द सम ऑफ द थर्मल वेलोसिटी इज 0। ओके, नेक्स्ट वन, मान लीजिए एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो उसके पास में थर्मल वेलोसिटी है u1, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसके पास में थर्मल वेलोसिटी u2, एक तीसरा है u3, चौथा है u5, और इस तरीके से हमारे पास में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर एक के पास में क्या है, खुद की अपनी थर्मल वेलोसिटी, लेकिन हर एक थर्मल वेलोसिटी यदि हम लोग सम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज निकल के आता है हमारे पास में 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मान लीजिए हम लोग इस डोर के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने इधर वापस से आ जाते हैं, तो एवरेज जो निकल के आता है थर्मल वेलोसिटी का, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो हम लोग व्हाट वी गेट कि इस तरीके से यदि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूव करना शुरू कर दे तो चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे और वो हमारे पास में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन थर्मली मोशंस, थर्मल एनर्जी के कारण इधर उधर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनकी 0 आ जाती है और कोई भी करंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। अब हमें क्या करना है, इस पीस ऑफ मेटल के अंदर इन सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव कराना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पीस ऑफ मेटल के ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लेके आएंगे या एक सेल लेके आएंगे, उस सेल के कारण ये जो पीस ऑफ मेटल है इसके ऊपर हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सेल है उसका जो पॉजिटिव पोर्शंस है, दैट मीन्स वी नो दैट ए बैटरी जो होती है उसका एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द सेल विल कम हेयर एंड द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द सेल विल कम हेयर। ओके, तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जब हम लोग इस पीस ऑफ मेटल के दोनों तरफ ही एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उस सेल की वजह से इस कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। फिर से ये हमारे पास में पॉजिटिव आ गया, ये हमारे पास में नेगेटिव आ गया। हम लोग ये जानते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, दे विल बी एमिट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ से पॉजिटिव जो है और नेगेटिव जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास में पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे हमारे पास में पॉजिटिव की तरफ, या ये कहें कि पॉजिटिव चार्जेस जो है यहाँ से नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बच जाएगा। फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो यहाँ पे उस ब्लैंक प्लेस बच जाएगा, उस ब्लैंक प्लेस को हम लोगों को फिल करना है। हमने माना कि इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यहाँ पे जो बच जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा पॉजिटिव। उस पॉजिटिव को जो है ये नेगेटिव चार्जेस जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को जो पॉजिटिव हो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो हैवी है एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, ना कि जो होल्स है वो मूव करेंगे। होल्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो हमारे पास में पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, उससे पहले क्या होगा कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों
हम लोग ये कह रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फोर्स अप्लाई करती है। और एफ इज इक्वल टू कितना पढ़ा था हम लोगों ने, क्यू इंटू में ई। भाई एक एफ इज इक्वल टू पढ़ा था हम लोगों ने क्यू इंटू में ई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी डायरेक्शन ये थी, इसके फोर्स लगने कारण, ठीक है, ये इसको इधर अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। जैसे ऐसा समझिए कि इधर और इधर जो है फोर्स लग रहा है, और फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो हमारे पास में इधर से लेके इधर है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था, जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऐसा मूव हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फिर से अपनी पोजीशन के कारण ये थोड़ा सा ऐसा मूव हो जाएगा। फिर से इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो फिर ये ऐसा मूव हो जाएगा। और यदि ये फोर्स हमारे पास में कंटिन्यूसली लगता रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस जिस डायरेक्शन से मूव हो रहा था उस डायरेक्शन से कंटिन्यूसली शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन मूव करके ऐसा हो जाएगा और इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो जो इस इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी फ्लो होने की, उस डायरेक्शंस को हम लोगों ने ड्रिफ्ट कर दिया है। ड्रिफ्ट मतलब खिसका दिया है, धीरे धीरे करके ऐसा खिसकाते खिसकाते हम लोग इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर से लेके इधर ले आए। ये जो ड्रिफ्टिंग है ये सिर्फ एक बार में नहीं हुई, ये हमारे पास में कंटिन्यूसली हो रही, इतना खिसका इतना खिसका इतना खिसका इतना खिसका इतना खिसका। ठीक है, तो ये जो ड्रिफ्टिंग है ये एक बार में ना होके कंटिन्यूसली हो रही है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब ये एक बार खिसकता है तो ये 0.1 मिलीमीटर खिसकता है। मतलब कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इधर से इधर खिसकना चाहता है, इधर से इधर ड्रिफ्ट होना चाहता है, तो ये जो ड्रिफ्टिंग वाला प्रोसेस है ये होता है 0.1 मिलीमीटर, विच इज़ सो स्मॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इतने से क्या इफेक्ट पड़ेगा 0.1 मिलीमीटर से। तो बच्चों आंसर ये है कि हमारे पास में 0.1 मिलीमीटर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि यदि हमारे पास में एक मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 6.02 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सोचिए कितने ज़्यादा होते हैं एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर। तो इतने सारे यदि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और सबके अंदर 0.11111 होगा, तो कितना सारा जो है लार्ज हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट बन जाएगा, ड्रिफ्ट शिफ्टिंग हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये चीज़ समझ सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर दिया और वो ड्रिफ्ट होके ऐसा आ गया। ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, वो ड्रिफ्ट होके हमारे पास में ऐसा आ गया। तो अभी वो फिनोमिना जो इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है उनको ड्रिफ्ट करा के, क्योंकि मूव कर रहे थे, ड्रिफ्ट मूव कर रहे थे थर्मल वेलोसिटी के कारण, और मोमेंट कैसा था इनका थर्मल वेलोसिटी में, ये वाला। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनको ड्रिफ्ट कराएंगे और सबके सबको कैसा लेके आ जाएंगे, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ड्रिफ्ट करा करा के ऐसा एक सीक्वेंस में बना देंगे। ठीक, तो ये जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहलाएगा हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि अभी इनकी जो वेलोसिटी बनेगी सबकी एक डायरेक्शन बन जाएगी, और एक डायरेक्शन वेलोसिटी किसकी वजह से बन जाएगी, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया है, इसलिए सबकी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट एक सबकी वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शन बन जाएगी, और वो कहलाएगी हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके ओके, अब ये देखिए, मान लीजिए सबके सब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन मूव होना शुरू हो गए। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था, एक इधर जा रहा था एक इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था, मतलब रिजल्टेंट जो था मोमेंट ऑफ चार्ज जो था वो हमारे पास में 0 आता था। इस केस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो गया वो इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो गया वो इलेक्ट्रॉन वापस ही नहीं आया। मतलब अभी सबके सब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में फ्लो करा रहे हैं, और फ्लो ऑफ द चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट। तो यदि मैं कहूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कराने से
वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ए करंट इन ए कंडक्टर। यदि ड्रिफ्टिंग नहीं होगा तो वो एक डायरेक्शन मूव करेंगे नहीं, और यदि मूव नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ड्रिफ्टिंग के कारण वो एक डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं और किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओके, अभी ये ड्रिफ्टिंग कितनी होती है और ये ड्रिफ्टिंग किस किस के ऊपर डिपेंड करती है उसका हमारे पास में एक एक्सप्रेशन से हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास में एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ये हमारे पास में जो अभी हम लोगों ने समझा वो वाला डायग्राम है कि ये हमारे पास में एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के जो दोनों तरफ जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव होती है, तो हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। इस कंडक्टर की एक लेंथ है जिसको मैंने लिख दिया है L। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं किधर, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से मूव करेंगे, किसकी वजह से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से मूवमेंट बना दिया है। ठीक है, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया है। इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट की और बैटरी क्या करती है, इन दोनों टर्मिनल्स को पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ओके। अभी देखिए, यदि इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। कितना लगाती है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो यदि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। चलना शुरू करेगा मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसके आगे इलेक्ट्रॉन होगा उससे जाके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे टकरा जाएगा। इस प्रकार से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स अपने सक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन्स हो उससे टकरा जाते हैं। और जैसे ही वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। फिर से फोर्स लगता है, फिर से फोर्स क्या करेगा, उनको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। फिर से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, फिर से उनकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। फिर से उनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फिर से एक्सेलरेट होंगे और फिर से वो अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, इसको ऐसा समझिए, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के ऊपर फोर्स लगा और ये जाके इलेक्ट्रॉन नंबर 2 से टकरा गए। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के ऊपर फोर्स लगा और ये जाके इलेक्ट्रॉन नंबर 3 से टकरा गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच से दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाके टकराया, तो ये एक टाइम पीरियड है हमारे पास में। मतलब यहाँ से लेके जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला है और ये 2 पे पहुँचा है, तो ये जो चलने से लेके और टकराने के बीच का जो टाइम है, उसी प्रकार 2 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो चला है और 3 नंबर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन जो चला है और 3 नंबर वाले से जाके टकराया है। तो 2 नंबर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो टाइम जब वो चला है और 3 वाले से टकराने से पहले, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो ये जो टाइम है चलने के बाद का और टकराने से पहले का, ठीक है, इस दौरान इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स रहता है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी कोलिजन नहीं करता है इस ड्यूरेशन। तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ ए टाइम, रिलैक्सेशन ऑफ ए टाइम। ठीक है, तो यदि हम लोग ये कहें कि ये कितना टाइम होता है, तो आंसर है ये बच्चों 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, जो कि बहुत स्मॉल है। 10⁻⁻14 सेकेंड के दौरान जो है इस कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलैक्स रहता है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता है। ओके, नाउ यदि हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो T1 है, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसका रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, T2। तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा इसका रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, T3। चौथे का T4, पांचवें का T5। तो इस प्रकार से हमारे पास में बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यदि हम सबका रिलैक्सेशन टाइम निकालें
और उनका एवरेज निकालें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस पूरे अरेंजमेंट का रिलैक्सेशन टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाला, T1 पहले का, T2 दूसरे का, T3 चौथे का, और इस तरीके से Tn का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाई n, मतलब कि एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। इस जो रिलैक्सेशन टाइम है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं टाउ से बोलते हैं इसको, टाउ से हम लोग रिलैक्सेशन टाइम को लिखते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि भाई, एक आप लोगों ने 11th क्लास में न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन शुरू होगा। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन शुरू होने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होना ज़रूरी है। ओके, तो यदि हम लोग कहें कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास इंटू एक्सेलरेशन क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स किसने लगाया, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन मास। मास यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स का है, फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, तो आंसर है क्यू ई। फोर्स इज इक्वल टू लगता है क्यू ई, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है क्यू ई। तो क्यू यहाँ पे जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग लिखा है माइनस का ई, और ई जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिवाइडेड बाई जो है एम उसका मास है। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर से, यदि हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाया है जिसकी वजह से उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक्सेलरेशन में। तो जब तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई हो रही थी, उस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी थी वो हम लोग मान के चलते हैं जीरो थी। एक्चुअली में उसके पास में थर्मल वेलोसिटी थी, लेकिन जो एक डायरेक्शन से मूवमेंट होने वाली जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास में जीरो थी। तो एक रिलेशनशिप जानते हैं हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम का, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। तो यहाँ से u जो है वो हमारे पास में जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोग एज्यूमिंग जीरो करते हैं। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ए टी। यहाँ से हमारे पास में t की वैल्यू है, a की वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू हम उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पहले के लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए फोर्स लगेगा इतना, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी इतनी। उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, t1। उसी प्रकार से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए एक्सेलरेशन कितना है, इतना, उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, t2। एक तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसमें एक्सेलरेशन कितना है, इतना, और उसके लिए टाइम पीरियड कितना है, t3। चौथे के लिए इतना, टाइम पीरियड हो जाएगा t4। तो इस तरीके से सबके सब T1 T2 T3 T4 सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। भाई T1 T2 T3 सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग क्या लिखते हैं, टाउ। तो इसकी जगह पे उठा के मैंने क्या लिख दिया है, टाउ। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हमारे पास में डिपेंड करती है ई के ऊपर और टाउ के ऊपर। तो यदि हम लोग ये कहें कि यदि किसी भी पीस ऑफ मेटल का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, ये टेम्परेचर बढ़ा दे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से चलता था और इलेक्ट्रॉन नंबर 2 से टकराता था, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये टाइम पीरियड हमारे पास में घट जाएगा। तो हमने कहा कि वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घट जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देने से, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करा देने से हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ई की वैल्यू, सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ई के ऊपर एंड टाउ के ऊपर। ओके, उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसको समझिए, कोई दिक्कत है तो बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो आप मुझे, यदि कोई इश्यू आ रहा है तो थैंक यू वेरी मच बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।